क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिनगारी। देवी स्वरूपा माताओं बहनों, प्यारी बेटियों, आप सभी को सादर प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी की विशिष्ट भाव संवेदना से ही अभिभूत होकर भारतीय संस्कृति ने उसे जगन माता के गरिमामय पद पर अधिष्ठित कर उसे बार बार नमन किया है। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। इसी क्रम में देवियों, आज एक नई श्रृंखला शुभारंभ करने की प्रेरणा युग ऋषि ने दी है। तो आइए शुरू करते हैं। नारी जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से आज का वीडियो संदेश। विषय है नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है। नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है। नारी का असली श्रृंगार सादा जीवन, उच्च विचार। ये संदेश नारी की गौरव गरिमा का बोध कराने वाला है। इसे सुने और मनन चिंतन कर आचरण में उतार कर जीवन को धन्य बनाएं। श्रृंगारिकता के विकास से हानि पूरे समाज की। कोई भी स्थिति या अवस्था प्रत्यक्ष लाभदायक तथा उपयोगी सिद्ध होती हो और वो आसानी से बिना कुछ अधिक श्रम किए लाई जा सके, फिर भी उस ओर ध्यान न दिया जाता हो, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। उदाहरण के लिए, घर में बने हुए शांत और अच्छे वातावरण को केवल इस हट के कारण नष्ट भ्रष्ट किया जाए कि इससे घर वालों पर अपना रौब जमेगा, तो ये अमृत में विष घोलने जैसी कुचेष्टा होगी। केवल रौब जमाने के लिए ठीक तरह से काम कर रहे घर के सदस्यों को तंग करना और वहाँ की शांति नष्ट करना उदंडता ही नहीं, व्यक्ति की विक्षिप्तता का भी परिचायक होगा। सब लोग इस तरह के विक्षिप्त न हो, पर नारी की जो स्थिति है उसकी दयनीय और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्दशा है। उसके कारणों पर विचार किया जाए तो तमाम पुरुषों पर इस तरह की कलंक कालिमा पुती हुई है। नारी की स्थिति दयनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दयनीय तो इसलिए कि उसे मनुष्योचित अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। पशुओं की तरह उसके गले में जंजीर, पाँवों में बेड़ियाँ और चार दीवारी में कैद रहने के प्रतिबंध हैं। और दुर्भाग्य इसलिए कि सब तरह से उस पर लगे प्रतिबंधों का अनुचित सिद्ध होने के बाद भी उन्हें स्वाभाविक ही समझा जाता रहा है। सब जानते हैं कि नारी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता और सामर्थ्य में पुरुष से किसी भी तरह 19 नहीं है, फिर भी उसे घर तक ही सीमित रहने, बच्चे पैदा करने और घर की रखवाली करने भर के लिए उपयोगी समझा जाता है। इतिहास, घटनाओं और विचारों में भी उसकी क्षमताओं का परिचय मिलने के बावजूद भी उसे न जाने क्यों विकसित नहीं होने दिया जाता। प्रत्येक व्यक्ति ये अनुभव करता है कि नारी उसकी सहयोगी बनने के स्थान पर उसके लिए एक मनचाहा और दबाऊ बोझ ही सिद्ध होती है। पूछा जाना चाहिए कि सहयोगी को बोझ बना लेने के लिए जिम्मेदार कौन है। प्रायः लोग रटा रटाया उत्तर देते हैं कि ये हमेशा से चला आ रहा है, इसलिए परंपराओं को नहीं, विवेक को महत्व दें, युग ऋषि का कथन है। लेकिन आज का इंसान परंपरावादी होता ही चला जा रहा है। पहली बात तो यह है कि इस तरह के उत्तर में अपनी कमजोरियों को ही ढोया जाता है।
अन्यथा प्राचीन काल से स्थित और परंपरा कदापि नहीं चली आ रही है। मान भी लें कि परंपरागत रूप में नारी का दर्शन इसी रूप में होता, तो भी क्या हम प्राचीन काल की सभी बातों को इसी कारण चलते रहने दे रहे हैं कि ये पुरानी हैं? आश्रम, धर्म, संस्कार, यज्ञ, कर्मकांड, दान, समाज व्यवस्था आदि के प्राचीन रूप अब लुप्त होते जा रहे हैं और लोग इसी में प्रगति का गौरव मानते हैं। प्राचीन होने की बात यहाँ तो आड़े नहीं आती, फिर नारी के संबंध में उसकी दुहाई क्यों दी जाने लगती है? विवेक की दृष्टि से विचार पूर्वक देखा जाए तो असलियत कुछ और ही सामने आती है और सिद्ध होता है कि इस अति महत्वपूर्ण विषय को प्रत्येक वर्ग किसी न किसी स्वार्थ के कारण उपेक्षित किए हुए हैं। उनमें सबसे बड़ा अहंकार। ये तो सभी मानते हैं कि विचारशीलता जहाँ भी उत्पन्न होगी और विकास के चरण जहाँ भी बढ़ेंगे, वहीं उचित को मानने और अनुचित को इनकार करने की बात भी उत्पन्न होगी। नारी चूँकि अविकसित है, इसलिए वो पुरुष की हर उचित अनुचित बात को मान लेती है और इससे पुरुष का अहम तुष्ट होता चलता है। नारी यदि विकसित हो तो पुरुष अहंकार उसकी हर बात ज्यों की त्यों स्वीकार न करने के रूप में आहत हो सकता है और इस छोटी सी बात के लिए पुरुष वर्ग नारी को विकसित ही देखना अधिक पसंद करता है। दिखने में ये बात भले ही छोटी सी लगती हो, पर अहंकार की भावना इतनी प्रबल और दुष्ट है कि वो बड़ी से बड़ी हानि की भी परवाह नहीं करती। रावण और कंस जैसे दैत्यों से लेकर चंगेज खां, मोहम्मद गोरी और हिटलर तक इतिहास के कलंकित व्यक्तियों ने केवल अहंकार के वशीभूत होकर बड़े बड़े अत्याचार किए और उत्पात मचाए हैं। इनका अहंकार विवेक को पूरी तरह समाप्त कर चुका था, पर सामान्य जन तो अहंकार की अपेक्षा लाभ और उपयोगिता के पक्ष को महत्व देते हैं। यदि विचारपूर्वक सोचें तो निश्चय ही उन्हें अपनी राजनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। व्यक्तियों से ही वर्ग और समाज बनता है, पर समूह की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ अहंकार के अतिरिक्त स्वार्थ भी कारण रूप में विद्यमान मिलेगा। उदाहरण के लिए, कलाकार इस स्वार्थ के कारण स्थिति को यथावत बनाए रखना चाहता है कि उसे नारी को अश्लील और भद्दे रूप में उभार कर व्यावसायिक लाभ कमाने की छूट मिले। लेखक, चित्रकार, मूर्ति शिल्पकार, गायक और अभिनेता आज सभी इस वर्ग में आ जाते हैं जो नारी के शरीर को खिलौना बनाकर पेश करने में अपना लाभ देखते हैं और दोनों हाथों से धन बटोरने की संभावना भी। व्यापारियों को तो अपनी वस्तुओं के प्रचार का सस्ता उपाय मिल जाता है और अर्धनग्न देह के चित्रों सहित प्रचारित की जाने वाली वस्तुएं लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। समाज इसलिए चुप रहता है कि लोगों में असंतोष की भावनाएं वैसे भी बढ़ रही हैं। नारियों में जागृत आई तो वे भी अपनी स्थिति से असंतुष्ट हो उठेंगी। यहाँ तक कि स्वयं नारियाँ भी इस स्थिति में अपना भला देखती हैं। वे समझती हैं कि पिंजड़े में बंद ही सही, पर निश्चिंत तो रहती हैं। सारी जिम्मेदारियाँ, सारे उत्तरदायित्व और सभी बाहरी कार्य पुरुष निपटा लेता है। स्वयं की शमशान शांति को क्यों भंग किया जाए और क्यों मुक्ति व जागरण की गुहार मचाई जाए? जो भी हो, समाज का हर वर्ग, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, चाहे व्यापारी हो, नौकर पेशा, चाहे लेखक हो, चाहे चित्रकार, इस विडंबना को यथावत चलने देने में ही अपना स्वार्थ अनुभव करते हैं। अपने अहम को तुष्ट करने की ये स्थिति बदली जानी चाहिए तथा नारी की क्षमता और शक्ति का उपयोग समाज को आगे बढ़ाने में करना चाहिए। मित्रों, कहा जाता है कि नारी का प्रधान कार्यक्षेत्र घर और पुरुष का बाहर है, पर यह कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, न ही इसमें नारी को बंधनों से जकड़ने की गुंजाइश। सुविधा और व्यवस्था की दृष्टि से ही वो कार्यक्षेत्र का विभाजन किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर पुरुष भी घर का काम कर सकते हैं और स्त्रियां भी आजीविका उपार्जन में लग सकती हैं, लेकिन दोनों ही वर्गों के लिए एक दूसरे के काम में हाथ बटाना
अशोभनीय और लज्जाजनक सा समझा जाता है। घरेलू नौकर के रूप में भोजन बनाने, बर्तन साफ करने और बच्चों को खिलाने वाले पुरुषों की बात जाने भी दें तो भी सामान्य व्यक्ति पत्नी की हारी बीमारी में घर का काम करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। बात यह नहीं है कि काम बुरा है, पर पुरुष के मन में नारी के प्रति हीन दृष्टिकोण जमा हुआ है, इसलिए उसके काम भी छोटे दिखाई देते हैं और इसी कारण कई असुविधाएं होने के बावजूद भी पुरुष घरेलू काम करने से कतराते दिखाई देते हैं। इसी प्रकार आवश्यकता या किन्हीं कारणों से महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं और पुरुष के कार्यक्षेत्र में पदार्पण करती हैं तो भी उन्हें उपहास की दृष्टि से देखा जाता है। लोग कहने लगते हैं आज के ज़माने में महिलाएं पुरुषों की प्रतिद्वंदी बन गई हैं और इन्हें पीछे खींचना चाहती हैं। जिन महिलाओं में वस्तुतः इस तरह की मनोवृत्ति हो उसकी बात अलग हो, पर विवशता या आवश्यकता की दृष्टि से जो स्त्रियां स्वावलंबी बनने का प्रयत्न कर रही हैं उन्हें निरुत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। ना ही ये सोचना चाहिए कि ये कार्य केवल पुरुषों की जायदाद है और स्त्रियों में नाम मात्र को भी प्रतिभा योग्यता नहीं है, वे स्वावलंबी हो ही नहीं सकती। मित्रों, दास युग की इस बड़ी मान्यता ने समाज को बड़ी हानि पहुंचाई है। जब नारी को अयोग्य, निर्बल, आश्रित और असमर्थ मान लिया गया अथवा बना दिया गया हो तो अवरोध न केवल नारी के आगे बढ़ने में उत्पन्न होगा वरन उसका असर समूचे समाज पर पड़ेगा। बोझ भार से लगाकर पंगुता का अभिशाप केवल नारी को ही नहीं पूरे समाज को, जिसमें पुरुष वर्ग भी आ जाता है, उसे ही भोगना पड़ेगा। ये छोटा सा उदाहरण लिया जाए, बाजार से घरेलू उपयोग का रोज़मर्रा का सामान, साग सब्जियां, मसाले आदि स्त्रियां खरीद कर ला सकती हैं, पर परंपरागत रूप से पर्दा रखने वाले परिवारों में ये काम पुरुषों को ही करना पड़ता है। एक तो अधिक कोई काम न होने से महिलाएं खाली रहती हैं, उनका भी समय नष्ट होता है। दूसरे, पुरुष को उपार्जन के अतिरिक्त बाहर से आवश्यक सामान लाने में भी अपना समय खपाना पड़ता है। बर्बादी दोनों के ही समय की होती है और कारण इतना मात्र कि स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि इसी में वहां कुलीनता सुरक्षित समझी जाती है। देवियों, इसी प्रकार सुशिक्षित और योग्य महिलाएं चाहें तो अपने बच्चों को स्वयं पढ़ा सकती हैं, उनकी ठीक प्रकार से देखभाल कर सकती हैं, पर कन्या शिक्षा को अनावश्यक समझने के कारण अधिकांश घरों में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं रहती हैं। घर का कामकाज और बच्चों की देखभाल तो वे कर लेती हैं, पर निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि उनके इन कार्यों में अधिक अभीष्ट दक्षता परिलक्षित होती होगी या बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ उनके निर्माण की आवश्यकता भी पूरी हो जाती होगी। स्त्रियों में योग्यता का अभाव इन विडंबनाओं का कारण नहीं है। स्त्रियां योग्य हैं और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वे समाज निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण के कार्य में भाग ले सकती हैं। तथ्यों पर दृष्टिपात किया जाए तो इतिहास में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने ही अधिक उल्लेखनीय कार्य किया है। स्वतंत्र रूप से तो वे अपनी प्रतिभा तथा क्षमता का उपयोग करती ही रही हैं। युग की दिशा को मोड़ने वाले महापुरुषों के निर्माण का श्रेय भी उनकी माताओं को दिया जाता है और उन महामानवों की अपेक्षा उनकी माताओं को ही अधिक प्रशंसा योग्य पाया गया है। सामाजिक दृष्टि से भी अगर देखें तो मालूम पड़ेगा कि जिन देशों में स्त्रियों को मनुष्योचित अधिकार मिले हुए हैं वे वहाँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में लगी हुई हैं और उनमें भी कुछ क्षेत्र स्वयं महिलाओं ने संभाल कर पुरुषों को राष्ट्र के अन्य मोर्चों पर निश्चिंतापूर्वक काम करने जैसी परिस्थितियां बना दी गई हैं। यूगोस्लाविया की महिलाएं उस देश की कृषि व्यवस्था संभालती हैं और पुरुष कारखाने, दफ्तर, फौज का काम देखते हैं। उन्हें खेती या पशु पालन जैसे काम देखने की जरा भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार रूस, चीन आदि देशों में महिलाएं राष्ट्रीय संपदा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। रूस में शिक्षा व्यवस्था अधिकांशतः महिलाओं द्वारा ही संचालित की जाती है। स्कूलों
अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में पुरुषों की संख्या बहुत कम रहती है। जापान की महिलाएं घरेलू उद्योग धंधा का विकास करने में पुरुषों से एक कदम भी पीछे नहीं है। वे जापानी अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ को मजबूत बनाने में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संलग्न हैं। जर्मनी में भी कल कारखानों को संभालने के लिए महिलाएं पुरुषों, इंजीनियरों, व्यवस्थापकों और कारीगरों के समान ही योग्य सिद्ध हो रही हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में दुकानें चलाने और उत्पादन की बिक्री व्यवस्था के लिए महिलाएं पुरुषों से कम योग्य सिद्ध नहीं हुई हैं। दूर क्यों, अपने ही देश के उन प्रांतों और क्षेत्रों में जहां महिलाओं पर अपेक्षाकृत कम प्रतिबंध हैं, महिलाओं की योग्यता का लाभ पूरे समाज को ही नहीं, पूरे परिवार को ही नहीं, समाज को भी संपन्नता, समृद्धि और विकास के रूप में मिलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अहंकार या स्वार्थपरता के कारण नारी के विकास में रुकावटें डालना अनुपयुक्त है, अनुचित है। ये बात पूरे समाज को नोट कर लेनी चाहिए कि नारी को साथ लिए बिना नर रंच मात्र भी आगे नहीं बढ़ सकता, न समाज की प्रगति कर सकता है। जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिन्हगारी। इसलिए नारी अपनी गौरव गरिमा को पहचाने। जो समाज नारी को मानवी के रूप में अंतःकरण में नहीं पहचानता, जो नारी के लिए व्यक्तित्व व आंतरिक सौंदर्य आवश्यक नहीं मानता, जो पुरुषों के लिए माना जाता है, उस समाज की नारी ही पिछड़ी रहती है, ऐसा नहीं है। नारी को श्रृंगारता का प्रतीक बना डालने वाली मानसिकता जिन पुरुषों में होगी, उसके व्यक्तित्व में स्वयं भी सच्ची सुंदरता, शालीनता और पवित्रता का कितना अंश हो सकता है। ये केवल विचार भर की बात नहीं है, वरन आए दिन की सामान्य सामाजिक अनुभूति है कि ऐसे पुरुष श्रृंगारता के प्रति सम्मोहित रहकर स्वयं की भी शील, संपत्ति, संयम, सज्जनता बड़ी सीमा तक गंवाते रहते हैं। अतः इस तथ्य को भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीवन में प्रगति एवं विकास के लिए श्रृंगारित उत्तेजना या शारीरिक आकर्षण में क्षमता को बढ़ाना ही पर्याप्त माना जाता है। तभी नारी को श्रृंगार प्रसाधन बना डालने की प्रवृत्ति ठीक हो सकती है। ये सर्वविदित है कि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। प्रगति के लिए व्यक्तित्व की वास्तविक क्षमताएं, योग्यताएं बढ़ाती होती हैं और कोई भी उपाय नहीं है। इस स्थिति में संपूर्ण समाज की सामूहिक प्रगति के लिए नारी की भी योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए। उसे श्रृंगारता भर का प्रशिक्षण देने से लाभ नहीं, हानि ही है। मित्रों, केवल पुरुषों के सुयोग बन जाने से कोई भी काम नहीं चल सकता है। उसका अपना पारिवारिक जीवन तक सुरम एवं सुरुचिपूर्ण नहीं रह सकता। तब सामाजिक जीवन की सुचारुता की संभावना की जा सकती है। पुरुष अपनी योग्यता से जो कुछ सुख शांति की परिस्थितियां पैदा करेगा, उसे घर की गंवार नारी बिगाड़ देगी। किसी गाड़ी की समगति के लिए जिस प्रकार उसके दोनों पहियों का समान होना आवश्यक है, उसी प्रकार क्या पारिवारिक और सामाजिक दोनों जीवनों के लिए नारी पुरुष का समान रूप से सुयोग होना आवश्यक नहीं है। परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी है। विचार कर लीजिए, नारी कितनी महान है। काश अगर नारी न होती तो क्या इस सृष्टि में पुरुष का अस्तित्व होता, ईश्वर का अस्तित्व होता, भगवान का अस्तित्व होता? बिल्कुल नहीं। नारी उतनी महान है, लेकिन बात यह है कि नारी की महानता और उसकी गौरव गरिमा को हम जानने समझने का प्रयास तो करें। किसी भी समाज, देश अथवा राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब उसमें शिक्षा, उद्योग, परिश्रम, पुरुषार्थ जैसे गुणों का विकास हो। इन गुणों के अभाव में कोई भी देश अथवा समाज उन्नत नहीं कर सकता। यदि इन गुणों को केवल पुरुष वर्ग में ही विकसित करके नारी को अज्ञानावस्था में ही छोड़ दिया जाएगा, तो केवल पुरुष का गुणी होना किसी राष्ट्र अथवा समाज की उन्नति का हेतु नहीं बन सकता। पुरुष प्रगतिशील हो और नारी प्रगतिगामिनी, पुरुष बुद्धिमान हो और नारी मूर्खा, तो भला किसी समाज, राष्ट्र अथवा परिवार का काम सुचारू रूप से किस प्रकार चल सकता है? और जिन समाजों में ऐसा होता है, वे समस्त संसार में पिछड़े हुए ही रह जाते हैं। जिन परिवारों में पुरुष बुद्धिमान,
विचारशील और विद्वान रहे हैं और नारी अशिक्षित और गंवार रही है, उन परिवारों की सुख शांति कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। स्त्री पुरुष के सम्मिलित प्रयास से बने परिवार एवं समाज की उन्नति एवं सुख शांति तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसके दोनों घटक समान रूप से कर्तव्यनिष्ठ हों। ऐसे कलापूर्ण परिवारों की समाज में आज भी कमी नहीं है, जिनके पुरुष वर्ग बड़े ही विद्वान एवं कर्तव्यपरायण हैं। टॉलस्टॉय, गोर्की, अब्राहम लिंकन, सुकरात आदि न जाने संसार के कितने विद्वान महापुरुषों के पारिवारिक जीवन केवल अशिक्षित एवं कर्तव्य ज्ञान से शून्य नारियों के कारण ही नरक बन रहे थे। बड़े बड़े संपन्न और उन्नत परिवार केवल घर की मूर्ख नारियों के कारण बर्बाद हुए हैं और होते रहते हैं। पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में नारी का एक महत्वपूर्ण एवं अधिक अक्षय तथा अनिवार्य स्थान है। उसे जीवन से हटाकर संसार का काम चलाया ही नहीं जा सकता है। ऐसी दशा में जब शिक्षित, मूर्ख एवं कर्तव्यहीन नारियों की बहुतायत होगी तो उनको ही उनके आवश्यक स्थान पर लाना पड़ेगा। ऐसी दशा में कलह का जो सुनिश्चित परिणाम होता है वो होगा ही। इसके विपरीत जब योग्य नारियां समाज में अपना स्थान ग्रहण करेंगी तब क्लेश कलह का प्रश्न ही नहीं उठता है। मित्रों, समाज में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। संतान रचना से लेकर पुरुष का आश्रय स्थान और घर की सुख शांति बहुत कुछ नारी पर ही निर्भर है और पारिवारिक सुख शांति पर ही पुरुष का विकास निर्भर करता है। इसलिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण स्थान की पूर्ति सुयोग्य नारी द्वारा ही होनी आवश्यक है। यत् नार्यः पूजते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस घरों में, जिन परिवारों में नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और देवता क्या होते हैं? देवता हमें सत प्रेरणा देने वाले होते हैं, देवता हमें नेक सलाह देने वाले होते हैं। इसलिए नारी पूजनीय है, उसकी गौरव गरिमा का बोध सबको होना ही चाहिए। इसीलिए मित्रों, ये विशेष युग ऋषि की कृपा से नारी जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण में आप सुन रहे हैं नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है। इस विषय पर युग ऋषि का अमृतमय संदेश। संपन्नता की परिस्थिति में जब अयोग्य नारी जीवन को कंटकाकील बना देती है तब विपत्ति और विपन्नता के समय वो पुरुष का क्या हाथ बढ़ा सकती है? उस समय तो वो और भी एक भारी विपत्ति बन जाती है। मध्यकाल में विदेशी आक्रमण के समय यही तो हुआ। उस समय नारियां अंतापुर की शोभा बनी हुई घर में बंद रहा करती थी। वे समय की गतिविधि से एकदम अपरिचित, यहाँ तक कि द्वार पर आई हुई विपत्ति के समय भी उससे अनभिज्ञ रहा करती थी। आपत्ति के समय होना तो यही चाहिए कि बढ़कर उससे मोर्चा लिया जाए, साहस बुद्धिमत्ता पूर्वक उसका मुकाबला किया जाए। किंतु होता ये था कि किसी आक्रमण अथवा विपत्ति का अवसर आने पर वे आत्मघात करके अपनी इज्जत बचाती थी। इसके विपरीत यदि शिक्षा एवं सामाजिकता के साथ नारी का ठीक ठीक विकास किया जाता रहा होता तो वो भी हर आपत्ति की संभावना से परिचित रहती, उससे बचने और उसका प्रतिकार करने के योग्य होती। तब पुरुष को शत्रु से लड़ने और नारी की रक्षा करने का दोहरा दायित्व न निभाना पड़ता। उसकी शक्ति दो भागों में बढ़कर केवल शत्रु से लोहा लेने में ही लगती और तब ऐसी दशा में दुश्मन की दाल इतनी आसानी से नहीं गल पाती। बुद्धिमती एवं वीर नारियां न केवल अपनी ही रक्षा में समर्थ रहती बल्कि पुरुष का भी साहस बढ़ाती और हाथ बढ़ाती। मित्रों, मध्य युग के राजपूत काल में एक से एक वीर योद्धा और बलिदानी हुए हैं, जिनके तलवार के जौहर और साहस के कार्य आज तक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे हुए हैं। इनका एकमात्र कारण यही था कि उस समय माताएं अपने पुत्रों को पालने में ही वीरता एवं बलिदान का पाठ पढ़ाया करती थी। यही कारण था कि माता के पाए संस्कारों के बल पर एक राजपूत योद्धा सैकड़ों शत्रुओं से जूझ जाया करता था। किंतु उस समय माताओं का ये पाठ परंपरा की तरह ही था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। मित्रों,
संतान को मरने जूझने की शिक्षा देने की एक प्रथा सी बनी हुई है। माताएं केवल यही एक मंत्र जानती थी। इस परंपरागत पाठ के स्थान पर यदि वे ठीक ठीक शिक्षित, सावधान और समाज व समय की गतिविधि परख करने योग्य रही होती तो वे अपनी संतान को देश काल के अनुसार वीरता और उत्कृष्टता दोनों गुणों की शिक्षा दे सकती। जहाँ वे शत्रु से जूझने का मंत्र संतानों के संस्कारों में फूंकती, वहाँ आपस में संगठित रहने, सहनशील बनने और मिलजुल कर काम करने, सुरा सुंदरी से बचे रहने, कुरु और निसंग न बनने का भी पाठ पढ़ाती। किंतु ऐसा न हो सका। माताओं के पास विद्या की कमी होने से उनमें प्रत्युत्पन्न बुद्धि ही सदैव कमी रही। इस प्रथा के अनुसार वे संतान को वीर तो अवश्य बना सकी, किंतु मानवीय उत्कृष्टता, महापुरुषों जैसी प्रतिभा उत्पन्न न कर सकी। देश काल तथा समाज व राष्ट्र की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं का ज्ञान तो तभी हो सकता था जब उनका ठीक ठीक मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता, और ये तभी संभव था जब उनको शिक्षा एवं सामाजिकता के अधिकार देकर इस योग्य बनाया गया होता। मित्रों, आज का संसार पहले से भी भयानक हो गया है। हर समाज एवं राष्ट्र अपनी सुरक्षा एवं स्वतंत्रता के लिए जी जान से जुटा हुआ है। ऐसी दशा में यदि भारतीय समाज ने अपनी नारी वर्ग को समयानुकाल विकसित एवं जागरूक न किया तो किसी समय राष्ट्रीय आपातकाल में उनसे सहायता सहयोग मिलना तो दूर, उनकी चेतना शून्यता तक दूसरी विपत्ति बन जाएगी। यदि राष्ट्रीय उत्थान काल में योग बनाकर नारी को भी संलग्न किया गया तो राष्ट्र की प्रगति तो दोहरी ही हो जाएगी, साथ ही वर्तमान एवं भविष्य दोनों सुरक्षित एवं निरापद बन जाएंगे। देवियों, किंतु यदि उसे श्रृंगार सज्जा और मन बहलाव का साधन बनने का ही प्रशिक्षण दिया जाता रहा तो पूरे समाज का पतन सुनिश्चित है। प्रगति चाहने वाले समाज में नारी सौंदर्य के प्रति सच्ची दृष्टि का विकास आवश्यक है। उसकी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता उभारने को महत्व दिया जाना चाहिए। विज्ञापनों तथा प्रचार माध्यमों द्वारा भी नारी में पवित्रता की ही भावनाओं का उत्कर्ष करने की आवश्यकता है। वर्तमान का अश्लीलता विस्तार का क्रम रोका जाना चाहिए, तभी समाज में गतिशीलता आएगी। ओम शांति। मित्रों, ये युग ऋषि ने आज से 40 साल पहले ये संदेश मानवता के लिए दिया था, और आज देखिए तो नारी हर काम में बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ में नारी को अपनी गौरव गरिमा का बोध न होने से वो श्रृंगारिकता में और अश्लीलता में भी बहुत आगे बढ़ रही है। दोनों पक्षों में से श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग स्वयं चुनना है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस पर नारी को विचार कर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। यही आशा और अपेक्षा है। इस संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि न जाने किस नारी के अंदर, किस व्यक्ति के अंदर ये भाव संवेदनाएं उभरें और वो अपने आप को बदलने के लिए त्वरित प्रयास करें। ऐसी आशा और अपेक्षा। साथ में प्लेलिस्ट का दर्शन जरूर करें, उसका अवलोकन करें। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो युग ऋषि के युग परिवर्तन यूट्यूब चैनल पर आप सबको मिलेगा। धन्यवाद। क्रिएटर का विनम्र निवेदन, युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित है उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें, ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद। मित्रों, ज़्यादा जानकारी के लिए इस
यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी आपकी समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो युग ऋषि के सत्य साहित्य से आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाली मिलेगी। उन्हें भी आप देखें, इसलिए पुनः ध्यान दें, प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें। पुनः आप सभी को धन्यवाद।